नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ईएसआईसी सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। अभी उन क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि 41 क्वेश्चन है द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें ऑप्शन है नॉन मेंडेलियन हो गया, एक्स लिंक्ड डिजीज हो गया, ऑटोजोमल डिजीज हो गया, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गया। तो अब इसमें आपको बताना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इसमें क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस मल्टी सिस्टम क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बोले तो सभी सिस्टम इसमें क्या होने वाले हैं? अफेक्ट होने वाले हैं। अब इसमें अफेक्ट क्या चीज़ होगी कि सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशन हैं वो इसमें अफेक्ट होने वाले हैं। उसकी वजह से इसमें क्या होगा? एक्सोक्राइन के फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ये उस पर अफेक्ट करने वाला है। जोन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा वो उसी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज है। कौन? सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन्होंने इनहेरिटेंस पूछा है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो इसमें इसका आंसर क्या जाएगा? ऑटोजोमल रेसेसिव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसिमुलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स का कौन सी चीज़ इसमें से एसिमुलेटेड नहीं करनी होती है? तो इसमें जैसे ऑप्शन है इनके सल्फेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टेज हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो लैक्टेट उसको यूकैरियोटिक सेल्स को चाहिए, ग्लूकोज भी इसमें चाहिए, सल्फेट भी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन इनको नीड नहीं होती है। तो इसका जो नेगेटिव आंसर है वो नाइट्रोजन, वही इसमें सही आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाई अदर। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उन्होंने इल्यूजन दिया है, डेल्यूजन दिया है, हेलुसिनेशन दिया है, डेलीरियम दिया है। तो अगर आपको पता हो तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि जो फर्मली मेंटेन्ड होते हैं कुछ बिलीफ्स जो चेंज नहीं हो सकते किससे? रीजन से या लॉजिक से। तो ऐसे थॉट को हम डेल्यूजन बोलते हैं, क्योंकि फॉल्स एंड अनसेकेबल बिलीफ जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, उसमें जैसे ऑप्शन और भी हैं, जैसे इल्यूजन हो गया। तो इल्यूजन में क्या होता है कि मिसपरसेप्शन हो जाता है विद स्टिमुलाई। आपको रस्सी सांप लगेगी तो उसको हम इल्यूजन बोलेंगे। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, डेलीरियम एक वो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें इसका जस्टिस के साइड में आता है जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, जिसमें मेमोरी इंपेयरमेंट होती है और इसमें क्या होता है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। तो ये भी क्वेश्चन था जिसमें चार ऑप्शन थे और उनको बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द बिलो इज एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट। अब इन्होंने टॉर्ट पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो टॉर्ट का मतलब होता है कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट। जो भी आप रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो वो टॉर्ट है। ठीक है, अब इसमें टॉर्ट को उन्होंने दो टाइप में या तीन टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। जैसे इसमें लिखा है अनइंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल पूछ लिया इन्होंने। एक आता है इंटेंशनल टॉर्ट, इसके हिसाब से एक और आता है क्वाजी इंटेंशनल टॉर्ट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो इंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल हैं बैटरी है, असॉल्ट है, फॉल्स इम्प्रीजमेंट है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अनइंटेंशनल टॉर्ट। अनइंटेंशनल टॉर्ट के क्या होंगे? नेग्लिजेंस हो गया, माल प्रैक्टिस हो गई, या फिर इलीगल अबॉर्शन कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे? अनइंटेंशनल टॉर्ट में आएंगे। फिर आता है एक क्वाजी इंटेंशनल टॉर्ट। क्वाजी इंटेंशनल टॉर्ट में क्या होता है कि जैसे हम किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर देते हैं तो वो हो गया मानहानि, अगर इसमें बोलना चाहें तो हम, या डीएफेमेशन ऑफ करेक्टर। तो इसमें आंसर क्या क्या जाएगा इसका? क्योंकि इन्होंने अनइंटेंशनल टॉर्ट पूछा है तो इसमें आंसर जाएगा नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीरियर फोंटानेल क्लोजेज बाई। तो एंटीरियर फोंटानेल क्लोजेज कहाँ कब होता है? मेन चीज़ इसमें ये है। तो सेकंड इसमें ऑप्शन दिए हैं 2 मंथ की एज में, 2 से 3 ईयर की एज में, 9 to 18 मंथ की एज में और बर्थ पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो किसमें क्लोज होता है? 18 मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। हालांकि बर्थ पे नहीं होता है, 2 to 3 ईयर नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्ले बाई ए नर्स। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें कीवर्ड है जैसे नोट। तो नोट को इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि नोट का मीनिंग इसमें क्या निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नेगेटिव आंसर जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है ऑप्शन, इसमें फर्स्ट दिया है इन्होंने फिजिशियन दिया है, कम्युनिकेटर दिया है, एंड केयर गिवर दिया है और काउंसलर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। काउंसलर है, केयर गिवर है, कम्युनिकेटर है और
ये सब इनके फंक्शन हैं। लेकिन फिजिशियंस जो वर्क है या फिजिशियन जो रोल है वो किसका है, डॉक्टर का है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, एक, जो फिजिशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल दैट कैन नॉट बी यूज टू असेस ए सब्जेक्ट फॉर मूड डिसऑर्डर। अब इन्होंने मूड डिसऑर्डर के कुछ सब्जेक्ट पूछे हैं, स्केल पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब इसमें ऑप्शन दिए हैं, एडिनबर्ग इन्वेंट्री हो गया, बेक इन्वेंट्री हो गया, हैमिल्टन रेटिंग स्केल हो गया, बेकफील्ड क्वेश्चनियर हो गया। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करेंगे, एग्जाम मतलब एग्जाम को टारगेट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडिनबर्ग इन्वेंट्री होता है, क्या जो एडिनबर्ग इन्वेंट्री होता है वो हम इन्वेंट्री के लिए यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक हमारे पास स्केल होता है और वो स्केल ऐसा होता है कि -50, -25, 0, +25 एंड +50। तो ऐसा इसमें स्केल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें मार्किंग करते हैं और वो क्या हो जाता है, एडिनबर्ग इन्वेंट्री हो जाता है। बैक इन्वेंट्री क्या होता है, इसमें 21 आइटम होते हैं। बैक इन्वेंट्री में क्या होता है, 21 आइटम होते हैं, ठीक है। अब इन 21 आइटम्स में हमारे पास एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके पास्ट बिहेवियर के लिए होते हैं, किसके, क्लाइंट के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको पूछते हैं और तब उसके हिसाब से जो आंसर देता है तो हम उसके बिहेवियर को जज करते हैं और जज करके हम उसमें आइडिया लगाते हैं कि इसका क्या स्कोर जाएगा। उसके बाद आता है हैमिल्टन रेटिंग स्केल। तो हैमिल्टन रेटिंग स्केल को हम HAM.A ऐसे करके इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई हैमिल्टन रेटिंग स्केल का अगर कोई पूछे तो, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला है या फिर जो सबसे फर्स्ट स्केल है वो कौन सा है, हैमिल्टन रेटिंग स्केल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, सीवियरिटी ऑफ एंजाइटी, सीवियरिटी ऑफ एंजाइटी किसकी, क्लाइंट की, या सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, ये सब चीज़ें हम इसमें आइडिया लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्कोर करते हैं। तो ये किसके लिए होता है, डिप्रेशन में इसको देते हैं, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं। लास्ट है इसमें बेकफील्ड क्वेश्चनियर। बेकफील्ड क्वेश्चनियर में क्या होता है, बैकफील्ड क्वेश्चनियर में क्या होता है कि इसमें भी हम सिम्टम्स की सीवियरिटी चेक करते हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स की सीवियरिटी कैसे चेक करते हैं, जैसे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्लोज ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ें देखने को जो भी हमको मिलेगा वो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज स्क्रैपीज बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ। अब इन्होंने एक वर्ड दिया है इसमें जो है स्क्रैपीज डिजीज। अब डिजीज स्क्रैपी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और कैसे होती है और क्या इसका पॉजिटिव एजेंट है। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो हम इसमें बता रहे हैं आपको कि इसमें जैसे ऑप्शन दिया उन्होंने, बैक्टीरिया दिया है, प्रॉन्स दिया है, वायरस दिया है, प्रोटोजोआन दिया है। तो अगर आपको पता होना चाहिए इसमें कि प्रोटोजोआन नहीं है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो इसका आंसर है प्रायंस। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्क्रैबीज डिजीज है क्या। तो स्क्रैबीज डिजीज अगर हम बोलें तो ये क्या है कि ये न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, किसका, सीप का या फिर गॉट का, सीप का या फिर गॉट का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये इसमें क्या होता है कि न्यूरो डिजनरेटिव मतलब उसमें न्यूरॉन्स डिजनरेट होना स्टार्ट होती हैं, किसमें, डिजीज स्केपीज में। तो इसमें इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो प्रायंस होते हैं, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन ओपियोड एनाल्जेसिक ऑफ द बिलो इज। अब उन्होंने पूछा है, यही कीवर्ड पे आपको ध्यान फोकस करना है, नॉन ओपियोड, ठीक है। नॉन ओपियोड का मतलब जो ओपियोड नहीं है। तो जो ओपियोड नहीं है तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ओपियोड हैं। तो आपको जैसे हम बता दें कि इसमें ब्यूटरफिनॉल दिया है इन्होंने, ब्यूप्रियोमोर्फिन दिया है इन्होंने, पेंटाजोसिन दिया है इन्होंने और नेप्रोक्सिन दिया है। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मॉर्फिन वाला साल्ट हो गया, ये पेंटाजोसिन हम सर्जरी के टाइम देते हैं, सेम ये भी ऐसे ही देते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। तो आंसर इसका क्या है, ये क्या है, एक नॉन ओपियोड जो हम माइल्ड पेन में भी दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओपियोड क्या होते हैं। तो ओपियोड एक ऐसे ड्रग होते हैं जो हम किस में देते हैं, सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल डन बाय, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें बलाड स्कूल इन्होंने पूछा है,
और मैं अगर बोलूँ तो इसमें न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी रेटिंग स्केल उन्होंने पूछा है। तो ओलिएंडर स्कोर होता है, स्कोर होता है, अपगार स्कोर होता है और कैंडलर स्कोर होता है। ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि बलार्ड स्कोर होता है जो न्यूबॉर्न मैच्योरिटी की रेटिंग के लिए काम में आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसमें, बलार्ड स्कोर में। तो ये क्या है कि नियोनेट की जो फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर इन सब चीज़ों की मैच्योरिटी को हम जब असेस करते हैं तो हम उसको बलार्ड स्कोर के अकॉर्डिंग ही हम इसको असेस करते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बलार्ड स्कोर है वो हम सिर्फ 4 दिन तक ही देख सकते हैं, किसके, बर्थ के 4 दिन तक। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना था। तो बलार्ड स्कोर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बातें करें तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। जैसे इसमें मैं बोलूँ तो कि ये लैक्टेशनल एमनोरिया बोला है इन्होंने। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमनोरिया होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और कॉन्ट्रासेप्टिव आपको पता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँ कि लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है। तो लैक्टेशनल एमनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जब मदर लैक्टेटिंग होती है, मींस जब मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पर होती है, तो उसकी वजह से वो कुछ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब उसके यूज होते हैं। और वो यूज कैसे होते हैं कि जो लैक्टेशनल एमनोरिया में जो हार्मोन होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली उस चीज़ को प्रेस करते हैं जो उसकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, इसमें ऑप्शंस हैं जैसे प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, स्पर्मिसाइडल एक्शन एंड प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। तो स्पर्म एंट्री को हार्मोन की वजह से नहीं रोका जा सकता, ये एक बैरियर मेथड होना चाहिए स्पर्म एंट्री को रोकने के लिए। इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है कि जो इम्प्लांट नहीं होने जैसे कॉपर्टी हो गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ये स्पर्म को साइड भी नहीं करता है, तो ये क्या करता है कि ओवरी को सप्रेस करता है, किसके लिए, कि वो ओवुलेट ना करे। तो इसलिए इसका ये लैक्टेशनल एमनोरिया में इसका एक सटीक सा इफेक्ट है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें 52 क्वेश्चंस है। द मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक बाय यू विच द थिन insulated lead wire with electrode is surgically implanted in ब्रेन में कुछ सर्जिकली हम इम्प्लांट करके कुछ क्या करते हैं, लेड और इलेक्ट्रोड की मदद से हम असेस करते हैं, मतलब या फिर कुछ उसको स्टिमुलाई करते हैं। तो ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, कोई प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो एरियाज होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टिमुलेशन देते हैं। ठीक है, लिए फंक्शनल एमआरआई की डेफिनेशन नहीं है, ईसीटी नहीं है और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एडम एप्पल इज फॉर्म बाय। तो ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि एडम एप्पल में कौन सा कार्टिलेज आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडम एप्पल में थायराइड कार्टिलेज आता है, क्रिकॉर्ड नहीं आता है, एपिग्लोटिस नहीं आता और हेड बोन नहीं होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एच जॉन ऑफ सार्कोमियर। तो ये क्या होता है कि मसल्स में कुछ सार्कोमियर होते हैं। ठीक है, मसल्स में सार्कोमियर होते हैं, तो उसमें उन्होंने एच जॉन का एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। इट कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट। तो जो एच जोन होती है उसमें 2 फिलामेंट होते हैं, एक तो थिक फिलामेंट होता है, एक थिन फिलामेंट होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों आपस में ये इंटर हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे में ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं, तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये एच जोन क्या है, सार्कोमियर क्या है। ठीक है, इट कंटेन थिन फिलामेंट ओनली, इट डिवाइड ऑफ थिक और थिन फिलामेंट, इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली। तो क्या होता है कि जो एच जोन होती है वो थिक फिलामेंट से बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें थिन फिलामेंट नहीं होता है, किसमें, एच जोन में। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट अगर इसमें क्वेश्चन है तो पॉजिटिव ब्रेन जिसकी एंड कर्निंग साइंस आर इंडिकेटिव ऑफ। तो इसका ये क्वेश्चन है, अगर हम बोलें तो ये एक इन्फ्लामेटरी क्वेश्चन है जिसमें से क्या होता है कि ये ब्रिजिस की और कर्निंग साइन क्लासिकल सिम्टम्स हैं किसके, मेनिंजाइटिस के। ठीक है, हालांकि ये इंसेफेलाइटिस में भी देखने को मिल सकते हैं और कई कंडीशंस में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो क्या हैं, मेनिंजाइटिस के हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप कौन सी डिजीज इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, हेमिप्लेजिया हो गया और मेनिंजाइटिस हो गया। तो जैसे कि हमको पता है कि मेनिंजाइटिस के ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4th जाएगा, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें नहीं होती है, हेमिप्लेजिया नहीं होता है और एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में भी ये नहीं होता है। अब इसमें अगर आपको मैं बता दूँ तो ब्रॉडजिस्की और कर्निंग साइन क्या होता है।
कि इसमें क्या होता है कि जब हम अगर ब्लड जिसकी साइन की बात करते हैं, कि जब पेशेंट एक सिंपल सी पोजीशन में लेटा है ना, तो अगर हम मतलब ऐसे अगर वो लेटा है और अगर हम पैर को पुल करेंगे उसके को टू मतलब सीधा करने के लिए, तो उसकी जो नेक साइड में पेन होगा, ठीक है, पेन होगा, और वो पेन इतना असहनीय होगा क्योंकि जो मेनिंजेस होती है वो इसमें स्ट्रेच होती है, उसकी वजह से ब्लड जिसकी साइन बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर सेम करने से अगर हम नी से उसको सीधा करते हैं और फिर उसके नी पर दर्द होता है तो हम उसको कर्निक साइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड एबनॉर्मली इन प्री मैच्योर बेबी इज कॉल्ड। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कुछ हेयर होते हैं, है ना, फाइन डाउनी मतलब छोटे छोटे और टूटने वाले कुछ हेयर होते हैं जो कि बच्चा अगर प्री मैच्योर पैदा होता है तो वो पूरी बॉडी पे एबंडेंटली मतलब होता है फुल बॉडी पर, एबंडेंटली का मतलब होता है फुल बॉडी पर, फुल बॉडी पर वो पूरी तरीके से छाए रहते हैं, छाए मतलब पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं। तो उन्होंने टर्मिनोलॉजी पूछी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपट एक जो हेड होता है, स्काल्प होता है, उसकी एक टर्म है, नेवी है, बर्निक्स है, लेकिन जो हेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लेनुगो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की नर्सिंग प्रोसेस क्या नहीं है, नॉट ए पार्ट। ठीक है, तब इसमें अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मुलेटिंग गोल एंड डिजायर्ड आउटकम, तो आपको इसमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें 3 चीज़ पॉजिटिव होने वाली हैं आपकी और 1 चीज़ नेगेटिव होगी, और जो नेगेटिव होगी वही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नेट। तो कई बार क्या होता है कि हमारी नेगेटिव चीज़ ही आंसर बन जाती है, तो आपको अब हम इसमें बता देते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया, थर्ड है सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर हो गया, और थर्ड है प्रायोरिटी प्रॉब्लम डायग्नोसिस। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलूँ तो आपको गोल बनाने पड़ते हैं प्लानिंग में, नर्सिंग इंटरवेंशन भी लिखनी पड़ेंगी, और प्रायोरिटी प्रॉब्लम डायग्नोसिस भी करना पड़ेगा। लेकिन सुपरविजन एक एवेल्यूएशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड। द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब इसने एक ऑर्गन की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं इसमें बोलूँ कि पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक कैविटी में, वही नेगेटिव क्वेश्चन ये है क्योंकि इसने नॉट पूछा है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि जो पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में होता है, रेक्टम भी पेल्विक कैविटी में होती है, फैलोपियन ट्यूब भी पेल्विक कैविटी में होता है, लेकिन जो ट्रांसवर्स कॉलोन है वो कहाँ पे होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रांसवर्स कॉलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कटिंग नर्व रूट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो नर्व को जब कट करते हैं तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम राइजोटॉमी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, नर्व की एंडिंग्स को काट देते हैं, जिसकी वजह से जो पेन सिग्नल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पेन सिग्नल्स हैं वो इंटरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा राइजोटॉमी। अब इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्डोटॉमी में कॉर्ड को काट देते हैं, और रेडियो एब्लेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एक मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर है कौन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो ओवर ग्रोथ सेल्स हो गई, ओवर ग्रोथ सेल्स हो गई, ठीक है, या फिर कोई ट्यूमर सेल्स हो गई, या फिर कोई नोड्स हो गए, उन सब चीज़ को प्रेस करने के लिए, या फिर उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, या फिर उनको क्या बोलते हैं उसको, श्रिंक करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विद रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इट इज आल्सो, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, इट इज आल्सो कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रोटोनियर यूजुअली प्रेजेंट पेजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर इज राइज बीपी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि ट्रू विद प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है। तो हम आपको बात कर देते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जो प्रेगनेंसी के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, जिसमें जो फीमेल होती है या फिर जो मदर होती है उसको क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलता है उसमें। ठीक है, तो जो ये और इसमें दिया है जैसे प्रोटीन यूरिया दिया है, तो ये एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया जो होते हैं
वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस भी उनकी हैं, लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड है, ये मतलब लॉजिकल वर्ड नहीं है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आई हो तो वो